समय क्या डिसीजन लिया होगा। और जब दूसरे के बारे में हम लोग ये सोचकर काम करना शुरू करते हैं कि हमारी जगह कोई और है तो उसने क्या डिसीजन लिया होगा, वहीं से हम फॉलोअर की भूमिका में हो जाते हैं। यहाँ फॉलोअर से मतलब इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या फेसबुक पर से नहीं है, यहाँ पर फॉलोअर से मतलब है डिसीजन लेने से। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन होता है कि आज पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके किसी दोस्त ने ये कह दिया, जो कि 8-10 दोस्तों को मीटिंग के लिए बुला रहा है कि नहीं भाई आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज केवल मस्ती करेंगे बस, तो आप उसके साथ साथ निकल पड़े क्योंकि उसको आपने अपना लीडर माना हुआ है। तो भैया बात ऐसी है कि अपने बारे में जब जब निर्णय करने का समय आए तो बजाय इस तरह से काम करने के कि कोई और आपके हिस्से का निर्णय लेगा, खुद से स्टैंड लेना शुरू करो। जब आप खुद से स्टैंड लेंगे तो अपने आप से आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ में इस समय उपस्थित हो चुके हैं ईशा, मंतोष, सागर, वेदानंद, मौसम, बिट्टू, अदिति, वैशाली, शंकर, दिवाकर, अजीत, वीरेंद्र, व्लादिमीर, पुतिन भी साहब हमारी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ अच्छा चल रहा होगा दुनिया के अंदर। तो सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से आप सभी साथी जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और जानना शुरू करें क्या कुछ खास है ना। शुरुआत करते हैं साथियों। आपको मालूम होगा आज से कुछ समय पहले मैंने आपको इराक के बारे में कुछ बातें बताई थी, अगर याद हो तो जरूर मुझे बताइएगा। मैंने बताया था कि इराक में भी श्रीलंका की तरह ही कुछ स्थितियां बन रही हैं। आपको पता है स्थिति उस समय जब मैंने बताई थी तब से लेके अब में इतनी बदल गई हैं कि साहब अब तो दुनिया भर के नेताओं ने अपने अपने लोगों से कह दिया है कि जो इराक में हैं कृपया करके वहां से निकल लीजिए। यानी इराक में फिर से हालत बिगड़ रही है। जिन्हें नहीं पता कब की बात है, क्या बात है, चलिए मैं आपको बताता हूं। कोशिश करिएगा। मेरा एक सेशन है जो मैंने आपसे 3 वीक पहले आपको कराया था। इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था और मैंने इवन इसको आरएनए में लिया था, फिर आरएनए के बाद इसकी कटिंग करके हमने अलग से डाली थी और मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए राष्ट्रपति भवन के नज़ारे, है ना। ये क्लास के बीच का ही दृश्य है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं और मैंने इस तरह से इसको डाला था कि इराक की संसद में घुसे विद्रोही, ठीक है, याद हो तो मैंने ये सब कराया था। अब मैं आपको बताता हूं 3 वीक पहले की खबर थी। अब उस 3 वीक पहले की खबर को आप 1 घंटे पहले की खबर से मैच कर लीजिए या मतलब कल की खबर से मैच कर लीजिए कि यहां पर 23 लोग मारे जा चुके हैं। क्यों मारे जा चुके हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, आपको कुछ याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या चाह रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि इनके जो नेता हैं, है ना, उन नेता को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए। जो लोग विद्रोही हैं ये चाह रहे थे कि इनके नेता को मतलब प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी। अब क्या हुआ है, जिन नेता के लिए ये प्रधानमंत्री पद का डिमांड कर रहे थे ना, इतने वीक से 3-4 वीक तो अपन को पढ़ाए हुए हो गए, जितना ये माहौल काट रहे थे, हंगामा काट रहे थे, उस नेता ने कहा है कि चूंकि यहां इराक में सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं राजनीति से ही संन्यास लेता हूं। मतलब आप सोचो कि जिस आदमी ने पहले तो पूरे देश के अंदर इतना आतंक मचवा दिया कि लोग प्रधानमंत्री मतलब जहां पे इनके मुख्य रहते हैं, सारे के सारे लोग रहते हैं, उस जगह पर दंगे प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में भाई साहब ये बोल देते हैं कि अब मैं तो भाई साहब छोड़ रहा हूं सब कुछ, मैं तो राजनीति ही छोड़ रहा हूं, है ना। इन श्रीलंकन रीरन इराक प्रोटेस्टर स्टॉर्म प्रेसिडेंशियल पैलेस टेक डिप इन पूल। अब इधर देखिए आप, यहां पर इराकी प्रोटेस्टर स्टॉर्म प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन जो है वो इसको छोड़ने के लिए यहां पर मतलब यहां का जो मतलब मेन है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हालात यहां पर हो रहे हैं। अब आप देखो राष्ट्रपति भवन में घुसे हुए लोगों की तस्वीरें, यहां पर गजब तरीके से ये जो लोग हैं ना, मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ के स्विमिंग पूल में आनंद लेते हुए आपको दिख जाएंगे। बहुत अच्छे से आनंद लेते हुए आपको लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये हमारा वीडियो कैसे मिनिमाइज होगा, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। लोग यहाँ पर बाकायदा घुस घुस करके स्विमिंग पूल के अंदर बिल्कुल पिकनिक मना रहे हैं। और पिकनिक मनाने की बड़ी वजह क्या है, ये व्यक्ति जो आपको उंगली करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति के समर्थन में ये लोग हैं और इस व्यक्ति ने अब कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, ठीक है। ये देखो भाई साहब बिल्कुल स्विमिंग पूल पॉन्ड बना रखा है। ये जो मतलब यहां का इराकी प्रेसिडेंशियल पूल है, ये तो ये सदर नाम से एक व्यक्ति है, उसके समर्थक हैं जो कि आपको यहां पर सब तरफ से डिप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक प्रकार से इराक के हालात वाकई में चिंतनशील हैं। यहां की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि जो लोग अपने आप को यह समझते हैं कि हमें सरकार में होना चाहिए था, उनके पास तो बहुमत नहीं है और जिनके पास बहुमत है वो इन विद्रोहियों से निपट नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये पूरा की पूरा मामला जो है ये फोटो सेशन के रूप में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे हुए विद्रोहियों को देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई पड़ सकती हैं। इसी बीच में ईरानियन अथॉरिटीज ने कहा है कि भाई हम इराक के साथ लगे हुए अपने बॉर्डर्स को बंद करना चाहते हैं। सभी लोग अपने अपने द्वारा कह रहे हैं। यहां पर आप देख लीजिए डिजास्टर अनफोल्डिंग, बगदाद के अंदर लगातार गोलियां चल रही हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं। घटना कहां की है तो मैं आपको बता दूं, इराक जिसकी राजधानी बगदाद जिसका सबसे महत्वपूर्ण, जैसे अपने
इंडिया के अंदर जहां पर मतलब जहां पे एम्बेसी है सारी की सारी, वैसे ही इनका यहां का एरिया है जिसे ग्रीन जोन कहते हैं। ग्रीन जोन जहां पर राष्ट्रपति भवन है और उसी राष्ट्रपति भवन के एरिया में सारे के सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। 23 लोग मारे जा चुके हैं। क्यों मारे जा चुके हैं? क्योंकि ये जो बंदा है ना जिसके लेकर के सारी चीजें उड़ रही हैं, इसका नाम है सदर। ये शिया मुस्लिम गुरु है, इसका नाम है मुक्तदा अल सदर। तो ये मुक्तदा अल सदर जो है ना, इसको लोग चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके पास बहुमत नहीं है। तो बहुमत नहीं है तो इसको सरकार में विश्वास नहीं है, तो इसके चाहने वाले लोग चाहते हैं कि फिर भी कोई बात नहीं, इसको बनाइए आप। और इंटरेस्टिंग बात समझने में आपको मजा आएगा, और वो ये है कि देखिए मुसलमानों के अंदर दो बड़े ग्रुप होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी में जो शिया ग्रुप है उसका नेता है ये, यानी कि ये खुद जो है ना मुक्तदा अल सदर, ये खुद शिया है। और जो इस समय सरकार बनी हुई है वो भी शियाओं की ही है, लेकिन ये उन शियाओं को पसंद नहीं करता, ये कहते हुए कि वो वाले जो शिया हैं जो सरकार में हैं उनको ईरान समर्थन दे रहा है। यानी एक प्रकार से ये अपने आप को ईरान का विरोधी मानता है। वहीं ईरान क्या मानता है? दुनिया में सभी शियाओं का अपने आप को मसीहा मानता है, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा ईरान में विश्वास नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं बढ़िया से प्रोटेस्टर सड़क पर उतरे हुए, प्रोटेस्ट अपनी चरम पर है। अब ये ईरान की कहानी क्या है वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ये जो इराक है ये ईरान और सऊदी अरब इन दोनों के बीच में पिसा हुआ एक देश है। यहां की आप खासियत इंडिया के लिए अगर जानना चाहें तो आपको हो सकता है कि इस बात से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, हमें क्या लेना देना किसी देश में क्या चल रहा है। आपको फर्क पड़ना चाहिए। हम जितना तेल इंपोर्ट करते हैं ना उसका 83% के आसपास हम इराक से इंपोर्ट करते हैं। हमारी मेजॉरिटी जो ऑयल इंपोर्ट है ना वो इराक से होती है। यदि यहां पर किसी भी प्रकार की अशांति होगी तो वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर यहां पर इसी प्रकार के प्रोटेस्ट चलते रहे तो इराक में इंडिया में रहे सहे तेल के दाम और बढ़ जाएंगे। पहले ही रूस और यूक्रेन की वजह से देश के अंदर हालात खराब हैं, और अगर यहां पर यही हालात जारी रहे, क्यों? क्योंकि दुनिया भर के देश अब कह रहे हैं कि अपने अपने लोगों से कि निकलो यहां से। क्यों निकलो? क्योंकि इराक के अंदर ये जो ईरान है, इस ईरान के समर्थन वाली सरकार है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ईरान के विरोधी हैं, लेकिन वो भी शिया हैं। तो इस प्रकार का विरोध जो है यहां पर आंतरिक अशांति के रूप में निकल कर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस तक ने शांति की गुजारिश की है कि अरे भैया थोड़ा सब्र करो, शांति रखो टाइप से। ठीक है ना? तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो सदर ने इस्तीफा क्यों दिया? तो इसके बारे में इसने कहा कि देखो अक्टूबर में जो संसद के चुनाव हुए थे उसमें सबसे अधिक सीटें इसी धर्मगुरु ने जीती थी जिसका नाम था मुक्तदा अल सदर, लेकिन इसको बहुमत नहीं मिला था। बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए थी वो इसको नहीं मिला था। अब ऐसी स्थिति में ईरान के अंदर ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदियों के साथ इसने बातचीत करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं ना उनसे बात नहीं करूंगा जो ईरान के समर्थक हैं। ठीक है ना? तो अब अल सद्र जो है उसके समर्थक जुलाई में सरकार बनाने के रोकने के लिए संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से इस्तीफों की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में चुनाव हुए थे इनके 329 सीटों पर। मजेदार बात यह देखो कि ये जो मुक्तदा अल सद्र है जो कि एक धर्मगुरु है, इसकी सीट पार्टी ने 73 सीटें जीती थी। कहीं से भी ये बहुमत की सरकार वाला व्यक्ति नहीं है। लगभग 165 सीटें इसकी पार्टी जीतती तो शायद ये सरकार के अंदर होता। ये भाई साहब 73 सीटें जीत करके भी कहता है कि मुझे ही सरकार होनी चाहिए थी। ये कहता है कि बाकी लोगों ने अपना सब यूनाइट होकर के, भाई ऐसे अगर बात करोगे तो कभी हमारे देश में तो यूपीए की सरकार, कभी एनडीए की सरकार बन ही ना पाए, क्योंकि किसी के पास बहुमत रेयर ही होता है। वो तो सब मिलजुल करके सरकार बनाते हैं ना। इजराइल तो बेचारा इसका मतलब कभी सरकार ही ना बना पाए, क्योंकि वहां तो कभी बहुमत आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अल सद्र जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब हम इस तरह से काम नहीं करेंगे। अल सद्र के समर्थक पहली बार नहीं है, 2016 में भी यही काम करते आ रहे हैं। और ये केवल ये दिखाता है दुनिया के सामने जो इसकी भीड़ है उसको कि जो सरकार वर्तमान में बैठी है उसी की वजह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। अगर ये रहेगा तो सब कुछ मिटा देगा। आप देख लो दिसंबर 2019 की भी तस्वीरें हैं यहां पर। इसकी जनता जो चाहने वाली है वही वाली बात है, भाई 73 सीटें जीती है तो कुछ तो लोग समर्थक होंगे ही ना। तो भाई साहब ये जो लोग हैं वो इस तरह का कारनामा कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि मैं अपने बॉर्डर बंद कर रहा हूं, पता चले कि प्रोटेस्टर्स गुस्सा करते करते पत्थर जो है वो हमारी तरफ फेंकने लग गए तो अपन तो अपने बॉर्डर बंद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां पर ये सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भाई हम इस घटना को लेकर बड़े चिंतित हैं और आगे भविष्य में ऐसी कोई वायलेंस ना हो इसके लिए हम शांति की अपील करते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के अलावा फ्रांस ने भी अपने डिप्लोमेट्स को समझा दिया है कि भाई साहब वहां पर ना रहे, वहां पर स्थितियां खराब हैं, कृपया करके जो भी हैं वो अपनी हिफाजत खुद करें। इसी प्रकार से आप देखें तो टर्की ने भी कह दिया है कि भाई मैं अपने सिटीजन से कहता हूं कि कोई भी बगदाद की यात्रा ना करे, उनके लिए रिस्की हो सकता है। तो सब अपने अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। कनाडा ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, अपने जाने वालों से कहा है कि भाई देखो वहां पर बड़ी मात्रा में दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप इराक में हैं तो लीव बाई कमर्शियल मींस तुरंत जैसे तैसे होकर के वहां से निकल लीजिए। ये कनाडा ने अपने द्वारा इसको जारी कर दिया है। इसी प्रकार से हर देश, इसी प्रकार से
सदर की वजह से मतलब जहां तहां देख रहे हो ना वहां पर दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। अच्छा, एक सवाल यहां पर बड़ा बनता है, क्या सर यहां पर भी कोई भारतीय है क्या? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जहां देखोगे वहां पर भारत वाले तो होंगे ही। देखो क्या है, अगर आपने एक फिल्म देखी हो, एयरलिफ्ट करके एक फिल्म बनी हुई है जिसके अंदर आपने अक्षय कुमार को देखा होगा, वो फंसे हुए भारतीयों को गल्फ के एक देश से एयरलिफ्ट करते हैं। तब तो सद्दाम हुसैन जो इराक के उस समय राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उस देश पर आक्रमण किया था, इसलिए वो लेके भागे थे। भारतीय जो है ना वो इराक में लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन जब सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका ने वहां पर ऑपरेशन चलाया तो ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में इंडियंस वहां से निकलना शुरू हो गए। लेकिन बाद में जब यहां पर शांति आई तो श्रमिक जाना शुरू हुए। तो इंडिया के लगभग 15,000 से 17,000 लोग यहां पर होने की अनुमान लगाई जाती है। अब स्थिति यह है कि अगर हालात खराब हुए तो उनको वहां से निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए अगर दिक्कतें हुई तो फिर भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर बात यह है जी कि यहां पर अशांति ओवरऑल हम सबका बिल का बजट बढ़ाएगी, बस इतना सा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इराक के हालात की ताजा अपडेट पता चल गई होंगी। सेशन को शेयर वेयर कर दीजिए। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग जो हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में बता दीजिए। ये कुछ अबोती बेटा, इस जितना मुझे लिख रहे हो ना इतना गूगल पर लिख करके सर्च कर लो कि सोडियम आयन बैटरी क्या होती है, तो गूगल सर्च में इंजन में आंसर दे देगा तुम्हें। अभी जो मैं कर रहा हूं वो कर लूं, मैं कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी खेल रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं दुनियादारी में क्या चल रहा है ना। गजब लोग हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले न्यूज़ की तरफ। सेशन को जल्दी से सेशन को शेयर करिए सभी साथियों के साथ में। एक और न्यूज़ इंटरेस्टिंग है, आपको मालूम होगा रिसेंट डेज में जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों के सेशन में कि पाकिस्तान के दिन सुधर गए हैं। सुधरने से मतलब ये है कि उसको कर्जा मिल गया। आज सुबह ही पढ़ाया है जी, आज सुबह मैंने बताया था कि पाकिस्तान को IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया है। मैंने कारण भी बताया था कि भाई पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज क्यों मिला होगा। मैंने कहा कि भाई इसने 100% जो है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए जो भी इसके पास राज थे वो खोल कर रख दिया। देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ईगो का पॉइंट जो था ना वो ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन को मरवाया किसने? पाकिस्तान ने मरवाया। अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अमेरिका उसको अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, वो बढ़िया से पाकिस्तान में रह रहा था, पाकिस्तान के एटमाबाद में रह रहा था। फिर पाकिस्तान ने कहा अच्छा हम तुमको पैसा, हम तुमको मतलब तुम्हारी इज्जत दुनिया में बढ़वा सकते हैं। किसने कहा? पाकिस्तान ने। किससे? अमेरिका से। बोले तो बोले बस इसकी एवज में हमें पैसा चाहिए। अमेरिका ने कहा देखो हमारी इज्जत बहुत बिगड़ रही है कि हम ओसामा बिन लादेन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उसकी गोली ले ली। ये ठीक है भाई साहब, अब हमको दो, हम इसको मरवाएंगे। उसको एटमाबाद के अंदर गोली मरवा दी। ठीक है, तो ये तो हो गया अमेरिका की विन विन सिचुएशन। फिर अमेरिका को बाद में पता चला अरे उसका दिमाग तो अफगानिस्तान में रह गया। दिमाग कौन? तो बोले अल जवाहिरी। तो बोले अल जवाहिरी कहां पर है? बोले वो तो अफगानिस्तान में ही है। तो फिर साफ दिक्कत हुई। अमेरिका ने बेचारे ने सब तरह की ताकतें लगा ली, लेकिन अल जवाहिरी अलकायदा के हेड को मार नहीं पाया। सब तरह की दिक्कतें हो ली, सब कुछ हो लिया। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के निकल लिया, पाकिस्तान को कई तरह से भला बुरा कह लिया, पर उसने कहा यार फिर से हमारी बेइज्जती हो रही है। अलकायदा तो फिर से एग्जिस्ट करता है। उसको चलाने वाला जो ओसामा बिन लादेन का दिमाग था अल जवाहिरी, वो तो अभी तक बूढ़ा होकर के भी जिंदा है। बोले अब क्या करें? तो बोले अब उसको मारने का ठेका कैसे छूटे। अब चूंकि तालिबान का शासन हो चुका है, अमेरिका ने कस्में खा रखी थी दोहा एग्रीमेंट में कि हम वहां पर जाकर के अटैक नहीं करेंगे बिना तालिबान के पूछे। भाई यही तो होता ना डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो बोले अब क्या करें? तो बोले कोई रास्ता ढूंढो। फिर पाकिस्तान को पकड़ा गया कि देख तेरी गरीबी को हम दूर करेंगे, तेरे को हम IMF से लोन दिलवाएंगे, हमारी इज्जत बचा ले। बोले बताओ भाई साहब क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, धोखा देना होगा। बोले किसको? बोले अफगानिस्तान को। बोले कैसे? बोले हमको बता अल जवाहिरी कहाँ है। बोले अल जवाहिरी वहाँ पर बैठा हुआ है। बोले तेरे को कैसे पता? तो बोले कोई तो उसको राशन पानी पहुँचाएगा, सब जानकारी है हमारे पास। पर बोले अमेरिका ने कहा कि सुन यार ऐसा है, हम अल जवाहिरी को मारना चाहते हैं, लेकिन हमारे हवाई जहाज उड़ेंगे कहाँ से, हमारे ड्रोन टेक ऑफ कहाँ से करेंगे? बोले सब पैसे से सब होता है इस दुनिया में, हम तो यहाँ पे पैसा लेकर के पक्षी मरवा लेते हैं, आप तो अल जवाहिरी की बात कर रहे हो। बोले लो आप जाओ हमारा एरोस्पेस यूज़ करो। एरोस्पेस यूज़ करने में तो अब पाकिस्तान के लोगों ने पूछा पाकिस्तान वालों से कि साहब एक बात बताओ, पता चल गया किसी को कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर से तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को मारने की गोली ले रहा है, तो फिर क्या करोगे? तो पाकिस्तान ने कहा सुनो ऐसी बात है, अफगानिस्तान के पास में कुछ है नहीं इस समय। बोले है नहीं से मतलब? बोले उनके पास कोई रडार फडार थोड़ी है जो उनको पता चलेगा। बोले ये क्या होता है? अरे बोले दूसरे अगर हवा में से उड़ करके कोई अगर अटैक करने जाएगा विमान, तो अफगानिस्तान को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई हमारे ऊपर अटैक करने कोई आया? तो पता ही नहीं चलेगा, और जब पता ही नहीं चलेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मारो आराम से जाकर के। तो पाकिस्तान ने साहब इसके भी पैसे ले लिए। अब पैसे लेकर के आप पूछेंगे सर आप ऐसे कह कैसे सकते हैं पैसे ले लिए? मैंने सारे सेशन किए हुए हैं, मैंने ये तक बताया हुआ है, आप अभी थोड़े दिन पहले देख लेना। मैंने बता रखा है कि वहाँ पर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी है ना, जो इनकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी है ना, वो इन दिनों पाकिस्तान गए थे और इनको बाढ़ राहत के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर देकर आ गए कि लो यार तुम सही रहो, तुमने बहुत बढ़िया मुखबिरी दी टाइप से ना। तो इस प्रकार से हरकतें होंगी। तो बोले हाँ सर सही कह रहे हो। तो अब क्या होगा? तो बोले अफगानिस्तान ने रडार के एब्सेंस के कारण पाकिस्तान ने परमिशन दी, ड्रोन उड़ा और जवाहिरी को मार गिराया। तालिबान ने कहा यार गजब हो रखा है, शासन हमारा चल रहा है, बाहर से आकर के कोई भी मार के चला जा रहा है, ये तो बिल्कुल बेइज्जती हो गई। ये तो वही वाला हाल हो गया कि इंडिया वालों ने ब्रह्मोस चलाई और एंड में कह दिया सॉरी है,
मतलब वो तो ब्रह्मोस चलाई, पाकिस्तान में गिरी, ये तो अच्छा हुआ कहीं और इस्लामाबाद वगैरह जब पे ना गिरी, नहीं तो बर्बाद ही हो जाते मामला। ये तो अच्छा वो परमाणु बम नहीं लगा था, और एंड में कह दो कि सॉरी हमने 3 आदमी हटा दिए नौकरी से, ऐसा थोड़ी होता है। कोई बात नहीं। तालिबान वालों का गुस्सा, तालिबान वालों ने कहा कि यार देखो बहुत हुआ प्यार सम्मान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई साहब यहाँ पर तालिबान ने बाकायदा अक्यूज किया किसको, पाकिस्तान को, कि बेटा तुम जो है ना वो यूएस ड्रोन को हमारे एयर स्पेस में उड़ने की परमिशन दिए थे, है ना। ये अपनी खबर नहीं है भाई, इंडियन खबर हो सकती है, मिर्च मसालेदार हो। ये खबर है भाई साहब रॉयटर्स की, रॉयटर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है न्यूज़ की। वो कह रही है भाई तालिबान अक्यूजेस पाकिस्तान अलाउइंग यूएस ड्रोन टू यूज इट्स एयर स्पेस। अब आप पूछेंगे सर इन दोनों को लड़ा के अमेरिका को मजा तो बहुत आ रहा होगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा फिर सवाल है ना, इनको कैसे पता पड़ा, पाकिस्तान तो झूठ बोल देगा हमने तो नहीं किया था। तालिबान कह रहा है सुनो बेटा बात ऐसी है, हमारे पास रडार नहीं तो क्या है, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, तो देखते रहते चिड़िया उड़ी कि नहीं उड़ी, सबने देखा है, तुमने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया है। इन दोनों के बीच टकराव हो रहा है। अच्छा इंडिया कह रहा है कि हम किसी भी देश के अंदर आंतरिक मसलों में इंटरफेयर को पसंद नहीं करते हैं। अब मतलब क्या होता है इसका, मतलब इंडिया वाले अफगानिस्तान वालों को बैठ के समझा रहे हैं हम तो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं यार, तुम्हारे रहते हुए कोई तुम्हारा दूसरा देश तुम्हारे देश में इंटरफेयर कर रहा है, अच्छी बात है क्या। हाँ आप हमारे हो दोस्तों। फिर साहब इंडिया पाकिस्तान वालों से, हालांकि पाकिस्तान वालों से बहुत बातचीत नहीं है, पाकिस्तान वालों से कह रहा है हम तो इंटरनेट पहले ही कहते हैं साहब हम पसंद नहीं करते, अमेरिका तुम्हारे पास आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा इंटरफेयर है। इंडिया बिल्कुल ऐसे डिप्लोमेटिक लाइनें मारता है, ठीक है ना। तो तालिबान ने कहा है कि यूएस ड्रोन एंटरिंग अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान, ठीक है। तालिबान डिफेंस मिनिस्टर ने अक्यूज किया है कि पाकिस्तान ने यूएस ड्रोन को हमारे क्षेत्र में आने की इजाजत दी थी भाई साहब, और इंडिया ने कहा कि देखिए इंटरनल अफेयर का मामला है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के साहब इस प्रकार के मिर्च मसाले पक रहे हैं। तो यहां पर अब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि तालिबान कह रहा है कि 1 साल हो गया हमको काम करते करते, तुम लोग हमारी बगल में बैठ करके तुम हमारी सरकार को तो मान्यता दिए नहीं है, हम 1 साल से, और वास्तविकता भी ये देखिए जब से तालिबान का शासन आया है आपको कोई कंफ्लिक्ट की खबर सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि खबर दिखाने वाले रिपोर्टर्स को ही उड़ा देते हैं कि तुम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खबर बाहर कैसे जाएंगी। अब सब तरफ शांति शांति दिखाई देगी, तालिबान के शासन में दिखता क्या है, बोले तालिबान का शासन है सब तरफ शांति है, बोले क्यों, कोई मीडिया ही नहीं है ना भाई, मीडिया वही दिखाएगा जो हम कहेंगे दिखाने के लिए, कोरिया वाला हाल हो गया है। ऐसी स्थिति में कह रहे साल भर हो गया हमको भाई शासन करते हुए, सब चिल है एकदम, और तुम लोग यार गजब कर दे रहे हो। बकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जानकारी रखी है कि भाई अपनी बात रखेंगे। अच्छा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि सुनाई कुछ नहीं आया, समझ हमारे भी कुछ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन 2-4 बार पाकिस्तान बोले तो फील आई कि हाँ यार इसका मतलब इनको दिक्कत तो है पाकिस्तान से। आप भी सुन लीजिए। पाकिस्तान तीसरी बार पाकिस्तान, चौथी बार पाकिस्तान। तो इस तरह से आपने सुना कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है अपने लिए, तो यही काफी, आपको भाषा आती है नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ में। तो तालिबान ने ये भी कहा, पहले भी तालिबान इस तरह के आरोप लगा चुका है कि पाकिस्तान खुद की तरफ से रॉकेट चला देता है, हमारे अंदर लोगों को मार देता है। तो एक प्रकार से इन दोनों का जो प्यार है ना वो तकरार में बदल सकता है, ठीक है। तो सब बात यह है कि अल जवाहिरी का मारना क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अल जवाहिरी को मारा था। ओसामा बिन लादेन का 11 साल बाद जवाहिरी का अंत हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही 9/11 के हमले के जिम्मेदार माने गए थे। 9/11 हमला जो कि अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में तालिबान ने यह कहा है कि दे हैव नॉट फाउंड बॉडी ऑफ अल कायदा लीडर। अच्छा अब सवाल यह बनता है कि भाई जवाहिरी अगर मर गया तो जवाहिरी मरा होगा तो उसकी डेड बॉडी कहां है, तुम डेड बॉडी थोड़ी उठा ले गए होंगे। हालांकि ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी भी अमेरिका उठा के लेके चला गया था। अल जवाहिरी के बारे में अमेरिका ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तालिबान बोल रहा है तुमने अपडेट दिया नहीं और अल जवाहिरी मारा गया ये तुम बोल रहे हो, तो अल जवाहिरी है कहां, और अल जवाहिरी कहीं नहीं है। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में हमारे लीडर्स को तो अभी तक अल जवाहिरी की डेड बॉडी मिली नहीं, तो मिली ही नहीं तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हमने इसको मार दिया। तो पाकिस्तान निशाने पर क्यों आ गया, क्योंकि वो आईएसआई ने ही उसको जवाहिरी की जानकारी दी थी, सीआईए को, यानी अमेरिका की एजेंसी को। यूएस ड्रोन पाकिस्तान के ही किसी मिलिट्री बेस से उड़ा था, बदले में पाकिस्तान मिलिट्री ने अमेरिका से $डॉलर लिए थे। जब मैं बातें बोल रहा हूँ ना ये अब अखबारों में भी छपती हैं, मतलब मेरा एनालिसिस मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया है कि अपन जो है ना अंदर की बात पता लगा लेते हैं। ये बात अपन ने बहुत पहले डिस्कस की थी, अब ये दैनिक भास्कर में छप के आई है कि अमेरिका से $डॉलर लिए थे, और ये मैंने आपको जो मालूम होगा अल जवाहिरी मरा था ना उस समय कह दिया था, मगर भाई साहब मामला सेट हो गया। मैंने आप उठा करके देख लीजिएगा, मेरा वीडियो सुन लेना, उसके अंदर मैंने ये कहा है कि अमेरिका ने इसको है ना प्रॉपर तरीके से मैं पाकिस्तान को पैसे वैसे दिए हैं तब जाके काम हुआ है ना। और उसके बाद में इनका एक आर्मी चीफ गया था अभी अमेरिका वालों का, तब भी मैंने कहा था कि अल जवाहिरी मारने के पैसे लिए गए। अब अखबारों में यहाँ आने भी लग गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बेस ने मिलिट्री ने अमेरिका से $डॉलर लिए तब जाके अल जवाहिरी को मारा गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं जी, सब जगह सही चीज़ें चल रही हैं। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ सही चल नहीं रहा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब पूछेंगे पाकिस्तान ने क्या कहा। पाकिस्तान कह रहा है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमको देखा थोड़ी आपने ऐसा करते हुए, हम तो इंडिया के अंदर बम फोड़ के आ जाते हैं, उसके बावजूद भी हम मना कर देते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो। हम तो अपना पाकिस्तानी आदमी भेज
भेज करके इंडिया की ताज होटल में बम गोला फटवा देते हैं, उसके बाद भी हम मना कर देते हैं कि हमने नहीं किया, और एक तुम हो कि हमारे ऊपर सीधा मुंह खोल के आरोप लगा रहे हो। यार गजब हो यार, है तो ऐसे थोड़ी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस एज एक्नॉलेज्ड बाय द अफगान मिनिस्टर हिमसेल्फ, सच कंजेशन एलिगेशन आर हाईली रिग्रेटेबल एंड डिफाई द नॉर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक कंडक्ट। तो इनसे कोई पूछे कि आप इनसे डिप्लोमेटिक कंडक्ट की बात कर रहे हो, आपने इनको मान्यता तो दी नहीं जनाब, तो इनसे कंडक्ट कहां से अपेक्षा कर रहे हो? ये तो वही तालिबानी है जो पहले हुआ करते थे, है ना। आप कह रहे हो कि नहीं, आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन भाई देखो, बात ऐसी है, हम पाकिस्तानी पकड़ के, कसाब को पकड़ के उसके मुंह से बुलवा दिए, तब भी आप कहते हो हम नहीं जानते। तो ये तो बेचारे नादान है, इनको तो आपके बारे में अनुभव अभी 1 साल पुराना ही है, हमको 75 साल हो गया आपके साथ रहते हुए। आप मक्खी खा के मना कर दो कि हमने नहीं खाई, आप बड़े लोग हो आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। एक बालक कह रहा है कि नाम है इनका नवाज क्रिएशन, की सर नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में बताएं। यार नवाज, तुम्हारी बात तो हमने एकदम सुन ली, और ये देखो एकदम सुनते ही काम करते हैं हम, मतलब हमारी तो बात ही निराली है। देखो क्या है, इधर तुमने कमेंट लिखा और इधर हमने तुम्हारे लिए सवाल प्रदर्शित कर दिया, नासा का आर्टेमिस मिशन क्या है। ऐसी कभी कभार ही लोगों की मनोकामना पूरी होती है, कर दी लो, आओ सबको बताते हैं तुम्हारे चलते हुए। अब इतना ज़्यादा मत लिखो बार बार आर्टेमिस मिशन, आ गया बेटे, कमेंट बॉक्स में से हटाओ, ठीक है। आ जाओ साहब, आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये क्या है नासा का आर्टेमिस मिशन, आइए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं, नासा का आर्टेमिस मिशन क्या है। हमने ऑलरेडी इसको अपने क्वेश्चंस में रखा हुआ था और ये तुरंत यहाँ पर निकल करके आ गया है। आर्टेमिस मिशन हमारे लिए हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी जिज्ञासा, वो इस बात की कि यार जब तुम पहले इतने साल पहले, आज से मतलब तो आप ही लोग बता दो, अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन कब भेजा था? जब आदमी नील आर्मस्ट्रांग उतारा था, चंद्रमा पर उतारा था, वो सन कौन सा था? उस मिशन का नाम क्या था? ये मुझे आप बहुत पहले का बता दो, तब मुझे आर्टेमिस मिशन का माहौल बनाने में मजा आता है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि एक आर्टेमिस मिशन है जो कि चंद्रमा पर जा रहा है, वो पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन कब से हो गया? 30 तारीख को जाना था, अब 2 तारीख को जाएगा, ठीक है। सोमवार को जाना, 30 नहीं 29 को जाना था, अब वो 2 तारीख को जाएगा, ऐसी न्यूज़ निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलो साहब शुरू करते हैं साहब। आर्टेमिस मिशन से पहले मैंने आपसे कहा कि अमेरिका ने अपना जो अपोलो, कौन सा नंबर अपोलो था? चलो अपोलो तो मैंने बता दिया, कौन सा अपोलो था, कौन से सन में भेजा था, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। 1969 अपोलो 11, ठीक है। अब सोच के देखो, उस घटना को हो चुके लगभग 73 साल, 73 साल बोल दे रहा हूँ मैं, 1969 से 53 साल, है ना। अब उसके बाद में अमेरिका को आज भी जब चंद्रमा पर मिशन भेजने की बात आती है, तो आप जान करके हंसेंगे, आश्चर्य होगा कि भाई साहब वो तो ऐसी हरकत कर रहा है अमेरिका जैसे हम लोग गगनयान के साथ कर रहे हैं। हम फिर भी थोड़े से ज़्यादा हिम्मत वाले हैं भाई, ठीक है। हमारा स्पेस प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ था। अमेरिका की हरकतें देखो कि जब वो पहले अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर आदमी उतार चुका है, नील आर्मस्ट्रांग को उतार चुका है, मैं पहले भी कह चुका हूँ को उतार चुका है, कहता है वो, ऐसा कहता है। मजेदार बात तो यह है कि वो ये भी कहता है कि चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान आज भी पड़े हुए हैं। कोई पूछता है यार इतनी तो मत फेंको यार, 53 साल के अंदर मतलब चंद्रमा पर पैर के निशान आज भी, मतलब कुछ भी। पता क्या कहता है अमेरिका? सुनो बेटा, सीरियसली लो हमारी बात, क्योंकि वहां हवा नहीं चलती है और ना ही वहां बारिश होती है। तो जब हवा नहीं चल रही, ना ही वहां बारिश हो रही, तो वहां पर नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान आज भी हैं। तो भाई जब ऐसी ही बात है तो तुम इतना डर काहे रहे हो? बोले क्यों यार, एक बार के लिए कैलकुलेट करो, तुम चंद्रमा पर फिर से मिशन भेज रहे हो। पता है कैसा मिशन भेज रहे हैं ये लोग? 2022 में इनका ऐसा मिशन जा रहा है कि मिशन वहां जाएगा, अभी जाकर के चक्कर काटेगा, इंसान नहीं भेज रहे, उसमें गुड्डे गुड्डी धर के भेज रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेट टॉयज रख के भेज रहे हैं ताकि उनके ऊपर असर देख सके, रोबोट समझ लो। और वो मिशन अब जाएगा, उसका जो प्रभाव आएगा, यानी कि वो जब लौट के वापस आएगा, उसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद में फिर 2024-25 में ये आर्टेमिस 2 भेजेंगे। उसमें भी कुछ नहीं होगा उसमें भी केवल चंद्रमा के चक्कर काट के ये लोग वापस आ जाएंगे। उसके भी 6 साल बाद में 2030 में जाकर ये चंद्रमा पर इंसान उतरने भेजेंगे। यार गजब करते हो पांडे जी, हैं? मतलब तुम लोग जिस काम को इतना पहले कर चुके हो, उसको करने में फिर तुमको इतना डर क्यों लग रहा है? हैं? हमने एक बार आरएस की परीक्षा पास करी, हमसे किसी ने कहा दोबारा दे लो, हमने कहा दोबारा पास कर ली लो। भाई परीक्षा दी, पास करी, हमको पता है कैसे होती है। तुम लोग परीक्षा देने में इतना काय डर रहे हो यार? 19 है कि नहीं मुद्दे की बात। खैर वैज्ञानिक हैं, कन्विंस कर देते हैं, कह देते हैं। पहले तो बस पैर लगा के वापस आ गए थे, इस बार तो हम ये भी चेक करेंगे कि वहाँ रहना कैसे है, खाना कैसे है, कितना टाइम कटेगा वगैरह वगैरह। तो अभी हम अमेरिका वाली बात बताते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने अपनी क्यूरियोसिटी रखी है, बाकी तो आर्टेमिस 1 क्या है आइए विस्तार से चर्चा करते हैं।